स्टार्ट कर लेंगे सर। हाँ सर, स्टार्ट कर दो। कितने बच्चे हैं? है 5 मेंबर्स सर। सब जने आ गए हाँ, सेकेंड ईयर के? आ गए। चलो, ट्रेन एक्साइटिंग बेटा। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आपको ऑलरेडी पता ही होगा। कंडक्टर्स किसको बोलते हैं बेटा? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इंसुलेटर्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली बाउंड, isn't it? So in conductors the charge is free to move beta. The charge is free to move from one place to another, from one place to another, and the whole charge remains on the surface, and the whole charge remains on the surface. Examples are metals, human body, etc. ओके, मान के चलो ये कंडक्टर है अपने पास, आपने इसको कुछ चार्ज दे दिया, मान के चलो विद इंजेक्शन यू गिवन सम चार्ज प्लस क्यू। अगर ये आप अंदर भी दोगे तो थोड़ी देर के बाद चार्ज जो है ना सरफेस पे आ जाएगा इस तरह से। इट विल ट्राई टू रिसाइड ऑलवेज ऑन द सरफेस। अगर आप अंदर भी दे रहे हो तो चार्ज विल ऑलवेज ट्राई टू रिसाइड ऑन द surface part of relation. So that is about your conductor's part of relation. So whenever you give the charge will always try to reside on the surface. Is that point clear for everyone? Yes sir. Yes Next sir. point अगर हम लोग बात करें इंसुलेटर्स, इसका ऑपोजिट है। हाँ, वो नेगेटिव भी आ सकता है सरफेस पे। क्या बेटा? वो तो चार्ज नेगेटिव भी आ सकता है जो आप सरफेस पे चार्ज डाल हाँ, लेते हैं। वो आ जाएगा बेटा, मैं अभी बताता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में वही होगा। ठीक है, चलो। इन इंसुलेटर्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे अपने पास, valence electrons means electrons which have been present in the outermost orbit of your electrons and which are tightly bound. Valency electron remains tightly bound to their respective atoms. Okay, and charge is not free to move. Charge is not free to move. अगर फ्री टू मूव नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल आपका ग्लास, ग्लास इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। प्लास्टिक, ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है। रबर, ये भी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। वैसा कुछ ले लो, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट योर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ठीक है ना। अभी जो बोल रहे थे बेसिकली, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। हाँ, अगर एक बॉडी यहाँ पर एक न्यूट्रल है, अगर आप उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहोगे, इट ऑलवेज इंड्यूसेस द ऑपोजिट चार्ज ऑन दैट वन, इंडक्शन के वजह से। वो अपने को अभी नेक्स्ट पार्ट में आएगा, वो अभी बताता हूं मैं आप लोग को, ठीक है ना। सो इंसुलेटर क्या हो रहा है बेटा? इंसुलेटर्स में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग टाइटली बाउंड टू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स एंड चार्जेस नॉट फ्री टू मूव। चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव, दैट इज द रीजन दे आर नॉट कंडक्टिंग। चार्ज इज नॉट free to move. Charge is not free to move. Example glass, plastic, rubber, etc. is the best examples for them. ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट हेडिंग लिख लो अभी राइट नाउ, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कैसा कैसा हम लोग चार्ज कर सकते हैं। जैसे ठंड में हम लोग अपने दो हाथ रब करते हैं तो क्या हीट प्रोड्यूस होती है? Yes. Isn't it? जी। So that is because of what? Friction. Electrostatic. या फ्रिक्शन के वजह से, चार्जिंग बाय योर फ्रिक्शन, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि अगर एक बॉडी जैसा बार मैग्नेट है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट और एक आयरन पीस बाजू रख दो,
तो ये इसके नजदीक भी आना शुरू हो जाएगा तो आयरन जो है ना उसको अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। फिजिकल कांटेक्ट नहीं होने के बावजूद भी इट स्टार्ट्स द मोशन, इजंट इट? यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, दोनों के बीच में कभी भी कांटेक्ट नहीं आएगा। Yes, तो sir. still be this will try to move in this direction, this will try to move in this direction. So that are the basic ways we will be going. So मैं यहाँ पर sorry. Shit. चलो यहाँ पर पॉइंट लिखो बेटा। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फर्स्ट वाला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। एक मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये आप लोग को अपनी एनसीईआरटी से ही पढ़ना है बेटा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सेकेंड वन इज नथिंग बट ऑफ योर कंडक्शन and third one is by your induction. These are the three methods by which we can charge the body. What are the methods of the charging? One is charging by Friction. friction. Next one is conduction and third one is induction. Induction. तो पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है बेटा? When two bodies have been rubbed together each other beta, one body loses the electrons and becomes positively charged, other body will gain the electrons and becomes negatively charged, है कि नहीं? वही होगा ना फ्रिक्शन में, there is loss of your electrons. And आपको ऑलरेडी मालूम है if a body is losing electron, sorry, if a body is loses or if the body अगर lose कर रहा है basically right now, if a body loses electron, इसको क्या नेचर आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना? अगर कोई बॉडी गेन कर रहा है, if a body is gaining the electrons due to the rubbing, that will get right now negatively charged, ये हो जाएगा negatively charged. इसका बेस्ट एग्जांपल है rub a glass rod with silk, with your silk. जब क्या होगा? rod loses the electron, सॉरी ये बराबर है लिखा था मैं, rub a glass rod with your silk, तो rod को क्या आ जाएगा? rod is losing electron, rod loses your electron and silk gain electron, silk gain electron. ये ऑलरेडी 2-3 बार थियोरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर रॉड लूज कर रहा है तो उसका नेचर क्या होगा, कोई बताओ? Positive. पॉजिटिवली चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और गेन कर रहा है तो क्या हो जाएगा? ये हो गया Negatively charged. ठीक है ना? अगर एक रॉड सिल्क से रब करा जाए तो रॉड को क्या नेचर आएगा? पॉजिटिव, और सिल्क को क्या नेचर आएगा? नेगेटिव, ठीक है? जी सर। next one is about your conduction. Next one is nothing but of your conduction. कंडक्शन मतलब क्या बेटा? जैसा आप लोग मान के चलो एक बकेट है और इसमें पानी भरा हुआ है पूरा, और एक बकेट खाली है, इन दोनों को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो क्या इसमें का पानी इसमें जाएगा? और थोड़ी देर के बाद ये आधा आ जाएगा और ये आधा आ जाएगा। ये जब तक Yes, sir. ट्रांसफर होगा जब तक इक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है ना? तो कंडक्शन में भी वही होता है बेसिकली, ठीक है? अब कंडक्शन में देखो क्या हो रहा है बेसिकली। When a charged body is being touched an uncharged body, मान के चलो एक चार्ज्ड बॉडी है और ये टोटली अनचार्ज्ड बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज मान के चलो मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है? ये न्यूट्रल है,
न्यूट्रल मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी, ये हो गया चार्ज्ड बॉडी, दिस वन इज राइट नाउ योर चार्ज्ड बॉडी। When a charged body is touched an uncharged body, some electrons are transferred from one body to the another body. Therefore, uncharged body acquires what? Charge. If the charged body is Negative. positively charged, it will withdraw some electrons from the uncharged body, or if it is negatively charged body, it will donate some electrons to the uncharged body. ठीक है ना? Yes, sir. Isn't it? तो अगर क्या बोल रहा हूं मैं basically, if charged body is positively charged, so it will withdraw some electrons from the uncharged body. इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये? इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है। न्यूट्रल मतलब, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस न्यूट्रल से क्या लेगा वो? Electrons. इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा तो उसके ऊपर नेचर क्या आ जाएगा? Negative. पॉजिटिव। नेगेटिव जा रहा है ना बेटा? So negative जा रहा तो positive. तो अब इस पे जो चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना? यस सर। अब ऐसे नहीं कि एक बकेट में आपने वाटर रखा तो और एक बकेट में दूध आ गया, थोड़ी वैसे ही होगा। तो पानी अगर एक बकेट में 10 लीटर है तो वही पानी बहेगा ना, यस सर। क्योंकि बाकी का अनदर वन इज कंप्लीटली एम्प्टी। क्लियर है? Yes, sir. और ये कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, जब तक ये फ्लो में आएंगे। और ये कैसा आएगा? दोनों को कांटेक्ट में लाना है। दोनों को कांटेक्ट में कैसे लाएंगे? देखो, हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। ये ना, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली चले जाएंगे, ऐसा दूरी पे रखो। इसको हम लोग कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे। ऐसा स्प्रिंग नहीं होती है, कंडक्टिंग वायर है। दिस इज व्हाट राइट नाउ फॉर मी, ए कंडक्टिंग कंडक्टिंग वायर। वायर, ठीक है ना? तो कंडक्टिंग वायर से जब भी मैं कनेक्ट कर दूं, ये चार्ज इक्वली ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? मान के चलो, एग्जांपल दे रहा हूं। इसके ऊपर एक चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज है Q2। क्या दोनों पे भी चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है? प्लस Q1 है, ए प्लस Q2 है। अगर मैं इन दोनों को अटैच कर दूं, दोनों को मैंने मिला दिया, इस तरह से मिला दिया मतलब दोनों को टच करवा दिया। तो दोनों को जैसे ही मैं टच करवा दिया तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, Q1 प्लस Q2। ठीक है ना बेटा? अगर इसके पास 50 रुपए है, इसके पास 100 रुपए है, तो दोनों अगर मिल गए तो 150 रुपए हो गए कि नहीं हुए? जी। और इन Yes. दोनों के बीच में मान के चलो दूरी थी D। फिर थोड़ी देर के बाद ये क्या हो गया? Q1 एंड Q2 अब अपने अपने डिस्टेंस पे वापस चले जा रहे हैं। यानी ये आ गया अपनी पोजीशन पे और ये आ गया अपनी पोजीशन पे, ठीक है ना? तो यहां पर अब जो चार्ज आएगा, यहां पर आ जाएगा Q1 डैश और यहां पर आ जाएगा Q2 डैश। क्योंकि जब इंडिविजुअल थे तो Q1 Q2 था, जब मिले दोनों तो अपने आपस में अपने पैसे बांट लिए होंगे, हुआ कि नहीं? अब ऐसा मत बोलो सर मैं इसको पैसे नहीं दूंगा तो बांटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मिलने का रीजन ही वो है कि आप दोनों यहाँ पर इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप लोग अपना अमाउंट शेयर कर सकें। अगर अपना अपना अमाउंट इक्वली शेयर करे तो Q1 डैश को मैं कैसे लिख सकता हूँ? कोई बता सकता है क्या? Q1 डैश को क्या मैं इन दोनों का आधा लिखूं? इसका आधा मतलब क्या? जी सर। Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं Yes. तो ये भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई ओवर 2। बात समझ में आई? यस सर। Yes. यानी दो बॉडीज को अगर कनेक्ट करे एक वायर से, कभी कभी मैं तो ये डायग्राम ऐसा बताया था, ये ऐसा करेगा कि एक वायर से कनेक्ट कर दिया, इस पे Q1 इस पे Q2 कनेक्ट करने के बाद फिर कनेक्टिंग वायर निकाल दिया तो ये अपने पास Q सेम पोजीशन पे चले गए। तो जब चार्जेस क्या रहेंगे उसके ऊपर? Q1 प्लस Q2 बाई 2 प्लस इसके ऊपर Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है? Sir, तो Q1 dash is equal to Q2 dash. हाँ, Q1 डैश इज इक्वल टू Yes. Q2 डैश, क्योंकि दोनों इक्वली बांट लिया ना बेटा। इसके पास मैंने बोला था कि अगर इसके पास 100 रुपए, इसके पास 100 रुपए, तो इसके पास 200 हो गए अभी मिलके, तो वापस आ गए तो दोनों के पास अब 100 रुपए हो गए इक्वल। Yes, sir. तो Q1 डैश विल बी इक्वल टू Q2 डैश, ठीक है? Yes. तो अगर आप बोलोगे सर अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? जब
मैंने क्या बोला? इफ चार्ज्ड बॉडी इज पॉजिटिवली इट विल विड्रॉ सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अनचार्ज्ड बॉडी. इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी देन, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, मान के चलो ऐसा, अगर मैं यही कंडक्टर लेता, ये एक न्यूट्रल होता, ये न्यूट्रल होता, तो इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब इस पे जो चार्ज है मान के चलो नेगेटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिव चार्ज है बाहर इस पे. तो अब क्या करेगा? ये नेगेटिव है तो क्या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स लेगा कि प्रोटॉन्स लेगा? Protons. So if it is negatively charged, it will donate some electrons to the uncharged body. Can I write that one? If Yes. negatively charged, then it will donate some electrons. It will donate some electrons to uncharged body. बात क्लियर है? ठीक है ना? एक पॉइंट है. If charged body is positively charged, जैसे प्रीवियस केस का बताया था मैंने, positively charged. Okay, if charged body is positively charged, इस क्या करेगा? It will withdraw, or it will withdraw some electrons. It will withdraw some electrons from uncharged body. Okay, clear है? Yes. तो कंडक्शन का प्रोसेस समझ में आ गया ना सभी को? What do you mean by conduction? Yes, sir. Is it clear for everyone? चलो, let us try to go for the next one. Next one क्या है? Induction, third one. So third method जो था, this is by the induction. Okay, induction में क्या हो रहा है? देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है? चार्ज इज, ये माने चार्जिंग कर रहे हो आप बॉडी को विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडीज, विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट ऑफ योर बॉडीज पार्ट. एग्जाम्पल अपने को अब जैसे अपने मोबाइल्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे? वायर लगा के चार्जिंग करेंगे. Yes. ठीक है ना? अब ऐसा भी गया कि आप चार्ज, मोबाइल्स में आपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देखा होगा, अगर दो फोन को बाजू बाजू भी रख दो तो आपका जो अनचार्ज फोन होगा उसको चार्ज कर सकते हो बिकॉज ऑफ व्हाट? इंडक्शन. जी सर, सैमसंग का ये ad. टेक्नोलॉजी अभी वर्क अभी. हाँ, तो सैमसंग का एक ऐड था बेसिकली, वो अपने मोबाइल्स में चार्जिंग हो जाती है तो अगर ये फुल चार्ज है तो उसके बाद रख दोगे तो 40% देना है या 20% देना है, तो अगर वो सेट कर देगा तो उतना चार्ज वो विदाउट कांटेक्ट करे उसको दे देगा. Yes, sir. ये किसके वजह से होता है? इंडक्शन की वजह से होता है. यानी दोनों यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बट स्टिल इट इज ट्राइंग टू गिव इट्स एनर्जी टू द अदर बॉडी. ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, चलो. So I hope you got what exactly I mean to want to say in the induction. यानी इंडक्शन में हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं विदाउट व्हाट? फिजिकल कांटेक्ट. दोनों के फिजिकल कांटेक्ट के बगैर हम लोग चार्जिंग कर रहे हैं. दैट्स व्हाट इन दिस वन. सो आई कैन राइट हियर, चार्जिंग इज डन without actual contact of bodies. Okay, your charging does not lose any of its own charge beta. Your charging body does not lose any of its own charge. बट क्या हो रहा है? खाली इंडक्शन के वजह से ऑपोजिट में चार्ज दे रखा है बेसिकली, लेकिन उतनी टेक्नोलॉजी हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं. अपना जो अभी यूज हो रहा है बेसिकली इसमें अपने को लॉस होगा, लेकिन इंडक्शन में क्या हो जाएगा? बेसिकली इट विल नॉट लूज. सो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूं, चार्जिंग body does not lose any of its own charge. ठीक है ना? ये पॉइंट को अपने को याद रखना. ओके, so when charged body is brought near an uncharged body, the surface of uncharged body near the charged body will acquire the charge of opposite nature.
बेटा, इसमें जो हो जाएगा ना यहाँ पर ऑपोजिट नेचर का कंडीशन आ जाएगा। इससे पहले क्या था, सेम आ रहा था। इंडक्शन में क्या आ जाएगा, ऑपोजिट। यानी मान के चलो, अगर मैं डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, मान के चलो आपको ये वाला हो गया, एक अपने पास स्फीयर है ऐसा, ओके, और ये एक मेरे पास एक इंसुलेटर है जिसमें से अपने पास इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नहीं होते, एंड इट इज बीन केप्ट ऑन ए ग्राउंड। ठीक है ना, ये ग्राउंड पे इस तरह से रखा गया हुआ। ठीक है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड। insulating stand में there is no flow of charge, and this one is uncharged body. ये हो गया uncharged metal body, या बॉल बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो अभी पूरा अनचार्ज है। अनचार्ज मतलब क्या बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है ना। तब इस पे मैंने क्या किया, एक रॉड लिया, ये मेरे पास एक रॉड है मान के चलो, जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। ये चार्ज्ड बॉडी है मेरे पास, तो इस चार्ज बॉडी को लेके जाके मैं यहां पर रख रहा हूं, इसको टच नहीं कर रहा, खाली इसके बाजू को ऐसा रख दिया मैं, तो ये हो गया यहां पर पॉजिटिवली चार्ज विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब ये क्या करेगा, अपने पास का ऑपोजिट चार्ज इस बॉडी को देगा, यानी इस बॉडी पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना, इसके वजह से एक ऑपोजिट चार्ज यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा ऑपोजिट चार्ज। ठीक है ना, पॉजिटिव का नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव का ऑपोजिट चार्ज यहां पर। क्लियर है? यस सर। यानी अगर एक अनचार्ज्ड बॉडी इज brought nearer to your uncharged metal body, then it will always induces the opposite charge. ठीक है ना, तो चार्जेस पास नहीं हो रहे, चार्ज कहां पर बॉस, इसका ऑपोजिट चार्ज ये इंड्यूस कर रहा है, खाली इंड्यूस कर रहा है, ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस कर रहा है, यानी इसको क्रिएट करवाने की एक एनर्जी ये भेज रहा है। यानी जैसे मोटिवेशन बोलते हो, ये रॉड का काम क्या है, इसको मोटिवेट कर रहा है कि आप इतना चार्ज ले लो। तो ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव अगर है तो नेगेटिव लेगा, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लेगा। यस। ठीक है, और इस पे जो चार्ज आएगा, इस एरिया पे जो एरिया के नजदीक में है, वही एरिया वाला रीजन अपने को नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसका ऑपोजिट एरिया जो है ना, ये तो इसके नजदीक में नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये जो कंडक्टर है इसके रेंज में है, तो इसका जो भी चार्ज आएगा, इसका ऑपोजिट चार्ज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यस। Yes, sir. अब क्या करेंगे हम लोग, देखो इस रॉड को यहां पर, इस पार्ट को जो भी है, इस पार्ट को हम लोग कनेक्ट कर देंगे अर्थ को एक वायर से। ओके, ये क्या है, मेरे पास एक वायर है, और ये क्या है, ग्राउंड। तो ग्राउंड इज ए रिजर्वायर ऑफ व्हाट, चार्जेस। तो ये पॉजिटिव चार्ज जितना भी है यहाँ पर, ये वायर से होते हुए ग्राउंड को चले जाएगा। तो अब इस पे बचा क्या फाइनली, यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। Negative charge. ये तो अर्थिंग हो गया यहाँ पर, इसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अर्थिंग। Earthing. ठीक है ना, अर्थिंग जब कर रहे हो तो इसका पॉजिटिव चार्ज पूरा अर्थ को चले जाएगा, तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं बचा। तो वापस अगर मैं इस बॉडी को रख दूं ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज Negative होगा, charge. इजंट इट। अब जो अर्थ होगा राइट नाउ, अब जो अर्थ होगा दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इसके वजह से पूरे जगह मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस बॉडी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पूरा अर्थ को चले गया। अब ये जो है ना अर्थ से कनेक्टेड है, यहाँ पर ये अर्थ है। अब अर्थ का नेचर क्या है राइट नाउ, ये पूरा अर्थ के पास यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस बॉडी पे पूरा चार्ज कितना आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, जी सर. चलो तो यहाँ पर एक पॉइंट भी लिख लो, इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्या, इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन पार्टिकल्स। ठीक है ना, इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द
पार्टिकल्स, ये खाली चार्जेस के बीच में ही हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? बात क्लियर है सभी को? तो पार्टिकल्स मतलब कैसे पार्टिकल्स? जैसा टू ह्यूमन बीइंग्स है, isn't it? तो हम लोग तो पार्टिकल से बने हैं ना, वी आर मेड अप ऑफ मैटर। ऐसा यस। कभी हो सकता है क्या एक आदमी यहाँ ठहरा हुआ, एक आदमी यहाँ ठहरा, तो अपनी एनर्जी पूरी इसको दे दे? नहीं सर। नो। नहीं होगा ना, पार्टिकल में ऐसा नहीं हो सकता है बेसिकली। अभी तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है जहां पर अगर ऐसा वाला आप देख रहे हो तो ये जो मिथ में होता है, जैसा हातिम ताई वगैरह का मूवीज वगैरह देखो या मे बी फिक्शनस में देखो, तो ये अपना एनर्जी जो है ना एक वेव के द्वारा अपने दूसरे को दे देता है, वो पूरा फिक्शन है। अभी तक तो उतना बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जहां पर मेरी एनर्जी पूरी एक और एक को दे दे। जैसा एक आपने इसमें भी देखा होगा मार्वल्स में कैप्टन अमेरिका, यस वो ऑलमोस्ट लाइक से फ्रॉम ईयर्स एक ही एज पे रहता है, यस। है कि ना? तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक पार्टिकल अपनी एनर्जी लूज ही नहीं करे, बिकॉज देयर इज नो पार्टिकल इन द यूनिवर्स व्हिच इज परफेक्ट। तो इसीलिए एंड गेम में आपको एक पॉइंट बता दिया कि कैप्टन अमेरिका वाला आदमी भी क्या हो जाएगा, ओल्ड स्टेज पे चले जाएगा, isn't it? क्या रीजन क्या है? क्योंकि एक मैटर जो होता है ना, मैटर में एनर्जी अपने को ट्रांसफर करना या होल्ड रखना वेरी लॉन्ग टाइम, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? तो वैसे वाले में अपने को इंडक्शन पॉसिबल नहीं होता। सर कभी कभार दूसरों को टच करे तो शॉक लगता है ना, वो भी हाँ, तो दैट आप फिजिकल कांटेक्ट में है ना, जब यहाँ तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा ना बेटा इंडक्शन, जैसा कंघी पकड़े या कभी कभी क्या हो जाएगा, आप अगर Conduction में होगा पकड़ ना रहे हो सर? आप, हाँ वो कंडक्शन की वजह से आपको सडन एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो आप फिजिकल कांटेक्ट में हो ना, तो वो कंडक्शन के वजह से हो रहा। हम लोग इंडक्शन में क्या बात कर रहे हैं कि विदाउट टचिंग आपको एनर्जी चार्ज को ट्रांसफर करना है, ठीक है ना? यस सर। तो जो प्रीवियस वाला था वो था अपना कंडक्शन में। कंडक्शन में क्या है, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा था। अगर फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हो, जैसा फ्रिक्शन है मैंने बोला था, अगर दो हाथ को आप रब करोगे तो क्या आपका चार्जिंग नहीं हो रहा बॉडी, है कि हो नहीं? रहा। हीट डेवलप हो रहा है, हीट डेवलप हो जाएगी। जैसे ठंड में हम लोग अपने हाथ रब करते रहते हैं तो एनर्जी डेवलप, एक पॉट ऑफ हीट डेवलप होती है बेसिकली, तो वहां पर फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन इंडक्शन में बात कर रहे हैं, तो इंडक्शन में क्या है, ये जो अपने पास ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हो रही है ये बिटवीन पार्टिकल्स के बारे में नहीं, लेकिन चार्ज्ड बॉडीज जो हो रही है ना, खाली एक इंडक्शन एक रीजन के वैसे ही हो रही है। अगर ये रीजन पूरा नहीं है तो इसमें इंडक्शन पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज द रीजन इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द पार्टिकल्स, इंडक्शन इज नॉट पॉसिबल इन द पार्टिकल्स पार्ट ऑफ रिलेशन, ठीक है? क्लियर है? Yes Yes. sir. ओके चलो, एक क्वेश्चन देखो बेटा, a body is having charge, a body is having a charge plus 4.8 into 10 to the power of minus 18 coulomb, okay, first stop. Estimate the number of electrons in excess or shortage, in excess or your shortage, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास। देखो, ए बॉडी इज हैविंग ए चार्ज, कितना चार्ज है मेरे पास, प्लस एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू ई, तो n हो गया मेरे पास क्यूब डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू कितना है मेरे पास 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 18 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 1.6 इंटू 1.6 10 into टू द 10 पावर to ऑफ the power माइनस 19, 19. तो ये कितना आ रहा बताओ? 3.3. हाँ हाँ 30 आएगा बेटा, ये 10 टू द पावर माइनस 18, ये चले गया 4.8 यहाँ 10 बचा ना, अभी बचा नहीं बचा, तो 30 आया। चलो n इज इक्वल्स टू 30, तो n क्या पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव। सो चार्ज क्या है, पॉजिटिव है।
ठीक है, चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा, शॉर्टेज होगा शॉर्टेज या एक्सेस होगा, शॉर्टेज शॉर्टेज होगा, ठीक है ना। सो इट इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, बात समझ में आई, यस सर। ठीक है ना। चलो और एक क्वेश्चन कर लो। एस्टिमेट the number of electrons, the number of electrons in 36 grams of water H2O. First stop. How much is the total negative charge? How much is the total negative charge on these electrons? थोड़ा स्टाइकियोमेट्री का रिवाइज करना पड़ेगा बेटा ऐसे वाले क्वेश्चंस करने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर दूंगा, सॉरी, या estimate the number of your electrons, estimate the number of electrons in 36 grams of your water। तो पहले क्या करोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स इन वाटर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। Yes. मास कितना है हमारे पास 36, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होगा बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18 18 H2O ना बेटा, दिस विल बी योर 18। आया सभी को। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बने 2, ठीक है। यस सर। H2 जी के सर 2 बेटा, ऑक्सीजन के 16, तो वो पूरे मिला के कितने हो गए मॉलिक्यूलर वेट 18। 18 तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ योर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू number of moles, that is nothing but 2 into Avogadro number, into Avogadro's number, ठीक है ना। so that is equals to 2 into Avogadro number कितना होगा 6.023 into 10 to the power of 23। so ये हो जाएंगे मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं मेरे पास। so roughly it will be equal to how much for me, 2 into this will be equal to your 2 into Avogadro number, ठीक है ना। so I can say that अज़ान हो रही बेटा, 1-2 मिनट रुक लेता हूँ। ओके सर।
तो हम लोग क्या निकाले, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले। अब इसके बाद देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेटा? H2 वो है 1 इज कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में? हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 8, 8 प्लस 8 प्लस 2, ये कितने हो जाएंगे? 10, यानी इट विल बी हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे बताओ? नंबर ऑफ योर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू 10 होता है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स into 10, that will give me the number of electrons, यानी number of electrons कितने आ जाएंगे? This will be number of your electrons is equals to 2 into Avogadro number 6.023 into 10 to the power of 23 into ये हो जाएगा 10, 2 6 is 12, so this one is 12, power आ जाएगा 10 to the power of 24, ठीक है ना? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है मेरे पास? इतने। तो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा बेटा? टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 इंटू चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, यानी इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कितना, 1.16, 16 में से मतलब ये चले जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -20, ये इसमें से 4, तो 12 इंटू 16 कितना रहा देखो, इसका वैल्यू बताओ बेटा कोई कैलकुलेट करके। 19.2. 19 point, So 12 into 16, 192 into 10 to the power 192 into 10 to the power of 20, 24. यहाँ 20 वहाँ 24 है ना? यहाँ 12 है, यहाँ 16 कर दिया मैंने, 16 कर दिया मतलब ये कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर ऑफ -20 हो जाएगा, तो 24 और ये -20, तो कितना हो गया? 10 टू द पावर ऑफ 4 हुआ। Yes sir. So this can be written as 1.92 into 10 to the power of 6, Yes. है ना? Yes sir. So number of your negative charges will be 9 into 10 to the power of 6. अब वाटर इज क्या, न्यूट्रल है कि एसिडिक है, बेसिक है? न्यूट्रल। वाटर इज न्यूट्रल। अगर वाटर न्यूट्रल है मतलब क्या? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितने रहेंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज रहेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना बेटा? तो टोटल चार्ज कितना हुआ बताओ? पूछा क्या था? वही पूछा था ना उसने, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स? टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा बताओ? पॉजिटिव जितने हैं नेगेटिव भी उतने ही है, तो क्या हो जाएगा नेट? 1.92 into 10 to the power 6. अरे बाबा, नेट नंबर ऑफ पॉजिटिव जितने नंबर ऑफ नेगेटिव भी उतने, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तो क्या हो जाएगा? 0। Yes. Net charge on this one will become for me how much? 0. बात समझ में आई? आया कि नहीं? आ गया। चलो और एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से, इसका आंसर आप लोग को ही बोलना है। when 10 to the power of 14 electrons are removed from a neutral metal, sphere, comma, the charge on it
becomes, I'll give the options. First one is 16 microcoulomb. Second one is minus 16 microcoulomb. Third one is 32 microcoulomb. And fourth one is minus 32 microcoulomb. बताओ जल्दी से. Ten to the power of electrons are removed from a neutral metal sphere. The charge on it will become how much? तो चार्ज निकालने का एक ही फॉर्मूला अपने पास क्या है? Q is equals to N into E. Any. कितने निकाल रहे हो? 10 to the power of 14 into charge of electron 1.6 into 10 to the power of minus 19. तो ये बना कितना मेरे को? 1.6 into 10 to the power of ये minus 19 ये plus 14 तो कितना बना? minus 5. तो ये बना कितना मेरे को? 16 into 10 to the power of minus 6 होता है ना? Yes, sir. तो ये बना कितना? 16 10 to the power of minus 6 मतलब क्या? माइक्रोकूलम. ठीक है? Yes, sir. आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर 16 माइक्रोकूलम्स. बस समझ में आई? Yes, जी सर. दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर चार्जेस पार्ट ऑफ रिलेशन. अब चलते हम लोग अपने चैप्टर के अंदर एक्चुअल जहां पर अपने को न्यूमेरिकल्स बनते हैं या जहां से अपने को क्वेश्चंस बनते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ. कॉन्सेप्ट ऑफ योर कूलम्स लॉ. ये एग्जैक्टली सिमिलर टू ग्रेविटेशनल लॉ होता है. ग्रेविटेशन में क्या बोलते हैं हम लोग? Force between the two masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance. Mass क्या नेगेटिव हो सकता है क्या कभी? No. Mass is never negative. Whereas charge क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता नेगेटिव है. भी हो सकता यानी फोर्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. ग्रेविटेशन में फोर्स हर वक्त खाली पॉजिटिव होता है. There is nothing like negative mass. Okay? तो Coulomb Yes, is the name of your scientist. He told that the force between any two point charges, मान के चलो एक पॉइंट चार्ज है Q1 और ये इन दोनों के बीच में की दूरी मान के चलो सम डिस्टेंस है, ये है अदर चार्ज Q2. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान के चलो R. R कभी कभी D से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो उसने बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट था. ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बोल जाओ, उसको कोई साल लगे इस पॉइंट बोलने के लिए. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करे, उसके बाद इसने एक नतीजे को निकला. He told that force between any 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and it is inversely proportional to the square of the distance. Inversely proportional to the square of the distance. If I add both of them, F is proportional to your Q1 into Q2 divided by your R square. This is the statement given by them. If I remove this proportionality constant, he told that we will be getting some constant. वो constant उसने mathematically prove करके बोला it is 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by your R square. इसको हम लोग रेड कैसा करते हैं? देखो epsilon naught. epsilon naught. ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या है अपने पास? एप्सिलॉन नॉट. NOUGHT नॉट. एप्सिलॉन नॉट. इसकी भी एक सेपरेट वैल्यू होती है, वो मैं अभी बताता हूं, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन देख लो पहले. एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वन. सो द फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. अब ये जो वैल्यू हम लोग ने लिए यहाँ पर बेसिकली ये जो कांस्टेंट है, the value of this constant is given as, right now I'll write here, 1 by 4 pi into your epsilon naught की वैल्यू है 9 into 10 to the power of 9. यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में, फिजिक्स लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ योर फ्री स्पेस मतलब मैं बताता हूं, देखो एक बार.
ये जो चार्जेस थे ना, बेसिकली ये दो चार्जेस थे ना मेरे पास, मान के चलो इसका कलर ले रहा हूँ, एक Q1 Q2, इसकी एक रीजन है, मान के चलो एक ऐसी रीजन है जहां पर ये अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, है नहीं? जैसा आप लोग है, आप लोग अपने घर में अपनी मनमानी कर सकते हो, जब आप इंस्टीट्यूशन को आते हो या कॉलेज को आते हो, यू गेट सेट राइट, यानी एक डिसिप्लिन मैनर में आप अपना वर्क करने की कोशिश करते हो। हाँ, तो बात क्लियर है आपको? तो ये जो रीजन है जिसमें इसकी एनर्जी फैल सकती है, उस रीजन को हम लोग परमिटिविटी, ना परमिट बोलते हैं ना, जिसे हम लोग परमिट बोलते हैं कि हाँ भाई चल जाता है, कर सकता है, बेसिकली घर में ये इतना तो छूट होनी चाहिए, उसको हम लोग उस रीजन को परमिटिविटी बोलते हैं। अब इस Q1 को लेके जाके बहुत दूर रख दो और Q2 को लेके जाके भी बहुत दूर रख दो, क्या उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन बनेगा? अभी नहीं बनेगा ना, है कि नहीं? अगर एक बार मैग्नेट यहाँ पर है साउथ पोल, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, इसको 1 किलोमीटर दूर लेके चले जाओ, तो क्या ये बार मैग्नेट के बीच में कोई रिलेशन बनेगा? नो। नहीं, क्यों? क्योंकि उन लोगों की परमिटिविटी ही नहीं, उन लोगों की रीजन ही नहीं है बेसिकली जहां पर वो अपने अपने इन्फ्लुएंस कर सके। सो द रीजन अप टू विच ये दोनों के बीच में चार्जेस एक्सचेंज हो सकते हैं, या इस पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है या इस पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, उस रीजन को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। अभी इन दोनों को मैंने कहाँ रखा, एयर पे रखा हुआ है या वैक्यूम पे रखा हुआ है। तो ये जो फोर्स अभी बन रहा है ना, दिस इज द force between air और मान के चलो your vacuum। तो force between the 2 point charges in the air or vacuum is 1/4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by R square, and the value of 1/4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power of 9। इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, and epsilon naught is known as what? Permittivity of a free space, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू है 8.85 into 10 to the power of -12। इसको हम लोग को याद रखना है, यूनिट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी ये यूनिट्स कैसे लिखा है ना मैंने, देखो यूनिट्स तो आपको आराम से लिखने आता ही होगा। देखो F इज इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा था, 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके चले जाओ तो ये हो गया 1/F, यहाँ पर हो जाएगा, तो 1/4 पाई यहाँ पर हो गया, और ये हो गया Q1 इन Q2, और ये हो गया R स्क्वायर। अब इसका फोर्स डालो, न्यूटन इज मेजर्ड इन, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, तो ये हो गया 1/न्यूटन इनटू, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो कुछ लेना देना नहीं है, इसका यूनिट है कूलम, इसका यूनिट है कूलम, और R इज मेजर्ड इन मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो क्या बनेगा ये, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। बना कि नहीं बना? यस। तो ऐसा बना न्यूटन। उसी तरह से इसकी भी वैल्यू जो न्यूटन मीटर स्क्वायर बना है ना, तो इस वैल्यू को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर लेके चले गया तो I can write the value of this one is equal to how much right now, तो यहाँ पर आ जाएगा, so I can calculate the value of 1/4 pi epsilon naught is equal to how much। इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है, 9 into 10 to the power of 9। तो ये वैल्यू इधर चले जाएगा, अगर ये वैल्यू 9 into 10 to the power of 9 है, ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा, तो फोर्स हो गया न्यूटन में, और R ऊपर चले जाएगा तो मीटर स्क्वायर बन गया, और नीचे चार्ज इन चार्ज कूलम स्क्वायर बन गया। निकल गई ना, इसकी यूनिट निकालना, बताओ। यस सर। आ गया ना? यस सर। क्या हुआ बेटा, समझ में नहीं आ रहा? देखो F इज इक्वल्स टू मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर था, ये इधर चले जाएगा तो फोर्स होगा, ये हो गया R स्क्वायर, ये हो गया Q1 इंटू Q2, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 थी। फोर्स तो हो गया न्यूटन में, R हो गया मीटर स्क्वायर में, कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9। इसकी यूनिट ये बन गई। ठीक है जी सर। क्लियर है यस ना? सर। चलो, तो आई गॉट दिस वैल्यू राइट नाउ। सो फोर्स बिटवीन एयर और वैक्यूम क्या हो जाएगा, F is equals to 1/4 pi epsilon naught into Q1 and Q2, Q2 by R square। If charges have been present in medium, आप बोलोगे ये मारे के चाल को, चलो चार्ज Q1 है, और यहाँ पर ये थोड़ी दूरी पे है अनदर चार्ज, मान के चलो Q2, और इन दोनों के बीच में हो गई दूरी R। अब मान के चलो इस चार्ज को मैंने कोई मीडियम में रख दिया, मीडियम मतलब मान के चलो वाटर है या किरोसिन है या कोई भी ऐसे एक मीडियम में मैंने इसको बंद करके रख दिया बेसिकली। ठीक है ना, अभी इसमें मीडियम में रख दिया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, मीडियम। कोई मीडियम में जब आप रखोगे तो इन दोनों के बीच में की जो फोर्स है ना, फोर्स चेंज हो जाएगी। तो जब कैसे लिखोगे,
force in any medium is equals to 1 by 4 pi only epsilon into दोनों के बीच में की चार्ज q1 q2 divided by r square. So ये हो गया force in the medium का फॉर्मूला. सेम है, खाली एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे. एप्सिलॉन इज नोन एज ऑफ व्हाट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम. एप्सिलॉन इज नोन एज ऑफ व्हाट फॉर मी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम. जो भी मीडियम आप ले रहे हो, वाटर ले रहे हो या केरोसिन ले रहे हो, ऑयल ले रहे हो, जो भी ले रहे हो उसका हम लोग ये लिख लेंगे परमिटिविटी ऑफ योर मीडियम पार्ट ऑफ रिलेशन. क्लियर है, क्लियर है? Yes, sir. ओके चलो, फोर्स इन मीडियम ये हो गया. अब परमिटिविटी डिफाइन कैसे करते हैं, देखो. एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ योर एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी, या रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम divided by permittivity of your air or vacuum is known as of your relative. क्योंकि हम दोनों के रिलेटिव में बात कर रहे हैं ना, हम लोग किसके रिलेटिवली में बात कर रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम. इसको हम लोग और एक नाम भी देते हैं, अब्सोल्यूट परमिटिविटी. अब्सोल्यूट परमिटिविटी मतलब परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम. तो इन दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी. रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है. ER इज नथिंग, दोनों का रिलेटिवली बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग ER से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो ER इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ, यहां पर मैं लिखता हूं अगर, तो इसको रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी is nothing but ER. This is equals to what beta, ratio of permittivity of medium, permittivity of your medium divided by permittivity of air or vacuum. और एक नाम क्या है इसका, और रेशियो ऑफ योर absolute permittivity ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना. तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या है, E रिलेटिव इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट. यानी एप्सिलॉन कितना बन गया मेरे को, एप्सिलॉन नॉट इनटू ER लिख सकता हूं क्या, ठीक है. Yes, sir. तो फोर्स इन मीडियम का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई इंटू एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय योर आर स्क्वायर. तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, एफ ऑफ योर मीडियम इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 इंटू योर पाई, और यहाँ पर मैं इसको लिखूं ई के जगह, एप्सिलॉन का जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव इंटू ये हो गया मेरे पास Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है. अब ये देखो, अगर इसको हम लोग थोड़ा दिमाग लगा के देखें तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर क्या देगा, फोर्स इन एयर और वैक्यूम देगा. Yes, sir. ठीक है. तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर राइट नाउ, अभी आई कैन राइट दिस वन, फोर्स इन योर मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन योर एयर or vacuum, force in your air or vacuum divided by relative permeability. ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, Yes. so force in medium क्या हो गया, force in your medium is equals to force in air by your relative permeability. ये हो गया इसका फॉर्मूला, दोनों के बीच में की रेशियो. क्लियर है, Yes, sir. ठीक है. जी सर. चलो, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी is also called as dielectric constant. Is also called as what, dielectric constant. इसका और एक नाम क्या है, dielectric constant represented by K.
ये k is nothing but what? ER, यानी ER is also equal to कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कभी कभी कैपिटल K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल क्या क्या है बेटा यहाँ पर? अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, Dielectric K constant. is known as डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना? K is greater than 1 बेटा, generally K is a dielectric constant of any medium. For any medium it will be greater than 1. Whereas K for the metals अगर ले रहे हो, कोई भी एक मेटल के लोगे, that is infinity. K for the metal is equal to how much बेटा? Infinity. And K is greater than 1 for any medium generally. For metals के लिए तो infinity है, and K value is generally greater than 1. Clear? ये point Yes, important है बेटा। तो Yes, यहाँ sir. पर जब हम लोग लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ER के जगह जो यहाँ पर आया था, तो क्या मैं यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ। या सो फोर्स इन योर एयर डिवाइडेड बाय K भी लिख सकता हूँ ना अभी, बिकॉज ER इज इक्वल्स टू K। ठीक है, Yes, sir. चलो रिकॉर्ड हो रहा है ना लेक्चर? Yes, sir. जी सर। नेक्स्ट वन, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकता है क्या? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इट विल बी बोथ अट्रैक्टिव एंड एज वेल एज ऑफ योर repulsive. Depends upon what? Nature of charge. So can I say that electric charge or electric force may be what? Positive or attractive. Sorry, may be your repulsive or attractive. Repulsive or attractive depending on what? Nature of charges. Depending on what? Nature of charges. मान के चलो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में मान के चलो थोड़ी डिस्टेंस है r, तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा? रिपल्सिव होगा कि अट्रैक्टिव होगा? Repulsive. रिपल्सिव होगा। अगर ये मान के चलो Q1 है, ये मान के चलो Q2 है, Q1 इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। So this is the force exerted by, ये मान के चलो 1 है, ये मान के चलो 2 है, 1 will exert the force on 2 in this direction, है कि नहीं? उसी तरह से Yes, sir. this is the force exerted by your 2 on your 1, लिख सकता हूं मैं ऐसा? Is it? Yes. So can I say that F12 is equals to minus of your F21? 2-1, yes. दोनों opposite है ना? जी सर। Isn't it? So equal and opposite मतलब क्या? Newton's third law. It obeys Newton's third law. Newton's third law. It obeys your Newton's third law part of relation. अगर दोनों opposite nature ना होके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होते, तो जब क्या लिखते? मान के चलो या एक नेगेटिव चार्ज है और एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में हो गई डिस्टेंस मान के चलो r, तो अब जो हो जाएगा ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है ना ये इस पे इस तरह से फोर्स एक्सर्ट करेगा, एंड नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन होगा, isn't it? So this is the force. ये मान के चलो मेरे पास Q1 है और ये मान के चलो Q2 है, so this is the force of your 1 on your 2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? So this is the force of your 2 on your 1, कैसे लिख सकता हूँ मैं? This is the 2 ना बेटा, ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट वाला है। This is a force exerted by 1 on 2. This is a force exerted by your 2 on your 1. Yes. दोनों कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। So electric force charge and opposite signs are in attractive nature. ठीक है ना? Electric force between the charges of opposite sign is right now what? Attractive. ये हो गया attractive. Previous वाला क्या था? Repulsive. ठीक है ना? So that was electric force में भी क्या बोल रहा हूँ हम लोग? Repulsive हो सकता है या attractive हो सकता है। Clear है? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. और एक पॉइंट यहाँ पर एक छोटा सा नोट डाल के, So in both cases, opposite है ना forces? हाँ ऑपोजिट ही है ना बेटा, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। प्रीवियस वाले में भी देखो क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है ना? Yes, sir. सी F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 by your R square में do not use sign of charge. Do not use the sign of charge.
because this is magnitude of force. This is magnitude of force. इसलिए हम लोग इसको प्लस माइनस साइन नहीं डालते प्रॉब्लम करते इस टाइम पे, क्योंकि जो भी आएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा अपनी। क्लियर है? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला जब यूज कर रहे हो तो क्या ध्यान में रखना है? डू नॉट यूज द साइन ऑफ योर चार्जेस बिकॉज दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ योर फोर्स। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड में हम लोग इसके चार्जेस को नहीं लेते। बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो बाकी की कहानी हम लोग कल के क्लास में कर लेंगे, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. चलो बाय बेटा, Thank you, sir. Bye, Bye. sir. Thank you, sir. बाय बेटा।